मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतज़ार हुआ ख़त्म, आ गए हम। मैं प्रियंका रोयला आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2। तो जिन भी बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है उनका यूनिट 2 का चैप्टर 1 आज हम पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, आप जाके उसे चैनल पे देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। वैसे इस यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो ये हमारा चैप्टर 1 होने वाला है और चैप्टर 2 में आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। काफ़ी डिटेल में उनको पढ़ाया गया, बताएंगे हम वहाँ पे आपको उसे। तो ये चैप्टर आप अच्छे से समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 2 भी मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अंदर क्या क्या मौलिक चीज़ें हैं, क्या क्या उसकी बेसिक फंडामेंटल और फीचर्स हैं, उनको आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आई थी एक पिछले साल, और एक है ये भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे अच्छे से। आप पूरी वीडियो के एंड तक देखिए, आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने में बिल्कुल सक्षम होंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, भूमिका देखेंगे इस चैप्टर की। तो भारत का संविधान एक दिन की उपज ना होकर वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो कोई एक दिन में तैयार नहीं हो गया है, उसको बनने में वर्षों का टाइम लगा है। और वो किस चीज़ से बना है? सब लोगों के अनुभव से मिलकर बना है, और जो हमें क्या कर रहा है, हमारे आने वाले भविष्य और वर्तमान के लिए प्रकाश पुंज का हमारे लिए कार्य कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है कि हमारे देश को कैसे चलाना है। संविधान वर्तमान में भी समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित होकर नए स्वरूप को धारण करता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा संविधान है वो आज भी क्या हो रहा है, निरंतर समय की परिस्थितियों के अनुसार बदलता जा रहा है, अपने अंदर संशोधन। आपने देखा ही होगा कि जो नए नए कानून आते हैं, पारित होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, संशोधन करके संविधान में जोड़ा जाता है उन कानूनों को और नियमों को। इस तरीके से क्या हो जाता है, एक नया स्वरूप जो है हमारा संविधान वो धारण कर लेता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि समय के अनुसार जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार नियम और कानूनों को बनाकर संविधान में संशोधन कर कर उसको एक नया स्वरूप दे दिया जाता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के साथ अपने में परिवर्तन जारी रखता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो संविधान है वो क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, मतलब एक जीता जागता ऐसा लिखित दस्तावेज है हमारे पास भारत का, जो क्या है, समाज की बदलती आवश्यकता, जैसे समाज को आवश्यकता होती है और जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार क्या करता रहता है, अपने अंदर परिवर्तन करता रहता है। अगर हम इस बात को उदाहरण से समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 370, जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है, एक अलग नियम कायदे कानून है, वहाँ पे अलग कोई जो देश का व्यक्ति है वो वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता, व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत रहा करता था। लेकिन अब क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर भी जो हमारे देश में संविधान लागू है, सारे नियम कायदे कानून लागू हैं, वही जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिए गए। तो ये क्या है, वहाँ की आवश्यकताएं बदल गई, वहाँ की परिस्थितियाँ बदल गई, इसलिए क्या किया गया, इसको ख़त्म करके वहाँ पे वही सारे नियम कानून लागू कर दिए गए जो पूरे देश में नियम कानून लागू हैं। तो इसलिए क्या कहा गया कि हमारा संविधान क्या है, एक जीवन दस्तावेज है। संविधान भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले मुख्य मूल तत्व कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को भी निर्देशित करता है। जो हमारा संविधान है वह क्या है, हमारे देश में सबसे सर्वोच्च संस्था है, सबसे सर्वोच्च हमारा गाइडेंस है, ठीक है, हमारा गार्जियन है, जो हमें टाइम टाइम पर या फिर कहा जाए तो पूरी तरीके से संचालित करता है, बताता है कि जो हमारे सरकार के अंग हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, उनको निर्देश देता है, ठीक है, कि किस प्रकार से उनको कार्य करना है।
संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत आधारभूत संरचना में उन चीज़ों को रखा जाता है, उन चीज़ों को बताया जाता है जिनको किसी भी प्रावधान, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी संशोधन करके उन आधारभूत चीज़ों को नहीं हटा सकता संविधान के अंतर से। उनको क्या कहा गया है? आधारभूत संरचना कहा गया है हमारे संविधान की। जैसे न्यायपालिका हमारी, ठीक है, हमारे जो अलग अलग शासी निकाय हैं वो, हमारा कानून का शासन, हमारे मौलिक अधिकार, ये सब क्या है? ये सब आधारभूत संरचना के अंग हैं हमारे संविधान के, जिनको किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। अब नेक्स्ट हम समझते हैं संविधान के प्रारूप के बारे में कि जो हमारा संविधान है वो कैसे बना, उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक जानकारी लेंगे। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, परंतु मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया और पाकिस्तान की मांग की गई। जो आपकी संविधान सभा है, आपको पता ही होगा कि 1947 से 1947 से पहले हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था, उनसे हमने मांग की कि हम अपना संविधान बनाएंगे, अपने देश का कानून, अपने देश का शासन स्वयं चलाएंगे। तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन करके आया था, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 12th में इसके बारे में। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई, एक संविधान सभा बनाई गई, जिसको क्या करना था, हमारे संविधान का निर्माण करना था। लेकिन वहीं मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, उन्होंने क्या कहा कि हम इसका जो है वो साथ नहीं देंगे, इस संविधान सभा का भाग नहीं बनेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं और हमें क्या चाहिए, एक अलग राष्ट्र, एक अलग पाकिस्तान की मांग करते हैं वो लोग धर्म के नाम पे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, जो ये संविधान सभा बनी, जब इनने अपना कार्य शुरू किया संविधान बनाने का, तो इसकी जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दिल्ली में हुई थी ये बैठक। और जिसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इनको क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था उस दिन, क्योंकि जब तक कोई भी अध्यक्ष चुना नहीं गया था, पता नहीं लगा था कि कौन जो है वो अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि लोग भी पहली बैठक में बहुत कम आए थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, सबसे एजेड, सबसे अनुभवी सदस्य थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और उन्हीं को ही उन्होंने क्या बनाया? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है और यहाँ पे क्या किया गया कि संविधान सभा के द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, जो आगे चल के हमारे राष्ट्रपति भी हुए हैं पहले। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके बाद जो 13 दिसंबर की डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही संविधान सभा के लिए। जो हम आज अपने संविधान का स्ट्रक्चर देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, वो उन सब का आपको अगर प्रतिबिंब देखना है, छवि देखनी है, या कहा जाए एक शॉर्ट में अगर आपको देखना है, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव ही वह प्रस्ताव था जहाँ पर हमें पता लगा कि हमारा जो संविधान बनेगा, हमारा जो संविधान बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक रूप से ऐड की जाएंगी। तो इसको नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। इस पर बहुत सारी बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, बैठक हुई, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद हमारा जो भारतीय संविधान है, उसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों के अंदर हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को अच्छे से पढ़ा, समझा, और फिर अपने देश के अकॉर्डिंग जो जो हमारे लिए अच्छा था, जो जो हमारे वहाँ की समाज की परिस्थितियों को देखकर उन चीज़ों को बनाया गया, हमारे संविधान में रखा गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई और लास्ट जो आपकी बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसके बाद जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 को, मतलब 2 दिन बाद, क्या हुआ? संविधान को लागू कर दिया गया पूरी तरह, पूर्णतः लागू हो गया था हमारा संविधान 26 जनवरी
1950 को, ठीक है। वहीं अगर हम इधर बात करें थोड़ी सी कुछ चीज़ों की, तो यहाँ पे 1949 की अगर हम बात करें तो 1949 26 नवंबर की बात है। कुछ प्रावधान ऐसे थे हमारे संविधान के जिनको जो बहुत ज़रूरी थी हमारे देश के लिए, उनको तभी के तभी लागू कर दिया गया था। जैसे नागरिकता हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको तभी लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर हम हम पूरे संविधान की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम 3 विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं अपने पूरे चैप्टर की, कि जो भारतीय संविधान की जो मूल विशेषता है वो है क्या, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम भारतीय संविधान की मूल विशेषता कहेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि भारतीय संविधान में मूल तत्वों का विश्लेषण हम करेंगे, कि जो मूल तत्व हमने पता लगाए कि ये संविधान के मूल तत्व हैं, तो उनके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं और कैसे कही गई हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि भारतीय न्यायपालिका द्वारा ऐतिहासिक मामलों में संविधान के मूल संरचना की व्याख्या, ठीक है। तो जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है, सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर हमारे जो नीचे के ट्रिब्यूनल्स वगैरह आते हैं, या फिर लोअर कोर्ट, सब कोर्ट्स आते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन जो हमारी सर्वोच्च संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका। और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐतिहासिक मामलों से मतलब है कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो संशोधन किए जाते हैं वो तभी किए जाते हैं जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था हमारे संविधान को चैलेंज करती है, किसी उसके रूल को चैलेंज करती है, और उस जो केस जब बनता है और वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वहाँ के जो जजेस होते हैं उन पर अपने अपने वर्डिक्ट्स देते हैं, अपने अपनी सुनवाई देते हैं, और उनके अंतर्गत हमारी संविधान की टाइम टाइम पर व्याख्या होती रहती है। तो यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलग अलग चीज़ों को लेकर संविधान के कैसे व्याख्याएं की है, ठीक है। भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, ठीक है, ये मूलभूत विशेषताएं हैं। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ पीडीएफ के माध्यम से, और अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्तृत लिखा हुआ है, आपको उतना जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखा हुआ है, समझा हुआ है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको एग्ज़ाम में काम आएगा ये, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है लिखित संविधान, ठीक है। ये भी क्या है, हमारे संविधान की एक मूलभूत विशेषता है कि जो हमारा संविधान है वो लिखित रूप में है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर सिर्फ नियम कायदे कानूनों को बोल दिया जाता है, बता दिया जाता है, लेकिन कोई लिखित दस्तावेज उन लोगों के पास नहीं है। भारत का संविधान एक विशिष्ट दस्तावेज है जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। इसमें सरकार की संरचना, उसके कार्य, नागरिकों के अधिकार, संविधान को बदलने की प्रक्रिया, ये सभी क्या है, भारतीय संविधान में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विस्तृत संविधान, ठीक है। हमारा संविधान काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। भारतीय संविधान एक विस्तृत संवैधानिक, ठीक है, कानूनी दस्तावेज है जिसमें भारत के शासन और संचालन के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल किया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। थी इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि जब हमारी संविधान सभा ने संविधान को तैयार किया और लागू किया, उस टाइम हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज वो बढ़कर 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। समय समय पर समाज में बदलाव के कारण, परिस्थितियों में बदलाव के कारण अलग अलग प्रकार के जो नियम कानून कायदे हैं उनकी ज़रूरत पड़ी। हमारे संसद ने उनको संशोधित करके संविधान में ऐड किया, और इसी प्रकार से इनकी जो संख्या है वो बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा संविधान है वो कैसा है, संप्रभु है, मतलब कि किसी का भी दबाव नहीं है हमारे संविधान पे, हमारे देश पे। हमारा संविधान पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, लोकतांत्रिक है वो, ठीक है। वो क्या है, जनता के द्वारा जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको चुना जाता है, और तब वो सारी नियम प्रक्रिया को फॉलो करके हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है ये गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र मतलब हमारा जो देश है वो क्या है, किसी भी बाहर के किसी भी मतलब देश का अब हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई गुलाम नहीं है हम किसी के। हम गणतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, और हम अपने आत्मनिर्भर हैं।
भारतीय संविधान एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य है जो नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है जो शासन के ढांचे, अधिकारों, कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, जो हमारा संविधान है वो कैसा है? संप्रभु संविधान है, मतलब हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, अपने आंतरिक चाहे और बाहरी मामलों का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, हम पे किसी भी तरीके का, किसी देश का, किसी व्यक्ति का दबाव नहीं है कि हम उनके आदेशों का पालन करके अपने देश को चलाएं। हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग अपने, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो चाहे एक्सटर्नल डिसीजंस हो, उनको लेते हैं। नेक्स्ट आपका है लोकतांत्रिक। सत्ता जनता में निहित है। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक समाज है। हमारा संविधान लोकतांत्रिक है, जिसमें क्या कहा जाता है कि यहाँ पर सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? जनता के पास है, और सारी शक्ति भी जनता में निहित है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो अध्यक्ष हैं, देश के जो प्रमुख हैं, उनको चुनावों के द्वारा, लोगों के द्वारा वोट देकर चुना जाता है, और नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। ठीक है, और गणराज्य की बात करें तो जो राज्य है हमारा वो क्या है? राज्य का प्रमुख एक राष्ट्रपति होता है, ना कि कोई राजा, और जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्मनिरपेक्षता। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है, मतलब है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जो किसी भी धर्म के पक्ष में ना हो, वो सभी धर्मों को एक बराबर मानता हो। जिसका मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ठीक है, कोई भी कानूनी धर्म नहीं होगा किसी राज्य का। राज्य किसी धर्म को फॉलो नहीं करेगा किसी भी प्रकार से, और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। राज्य किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता में अगर हम देखें तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों में हमारे फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल 25 और 28 के अंतर्गत भी हमें क्या मिलता है? हमारे धर्म की स्वतंत्रता हमें दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार से अपने किसी भी धर्म को जो आपको पसंद है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। जो ये हमारा वर्ड है धर्मनिरपेक्षता, इसको जब हमारा मूल संविधान बना था तब इसको नहीं जोड़ा गया था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, जो आपका 42, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1974 में। उस टाइम हमारा जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में। नेक्स्ट है आपका समाजवादी। तो जो हमारा संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, लेकिन संविधान में कहीं भी समाजवादी शब्द जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ऊपरी तौर पर, मतलब एक तरीके से कहा जाता है स्ट्रक्चरल तौर पे जो हमारा संविधान है इसको समाजवादी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 में हम सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों को देखते हैं। ठीक है, भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे नागरिक हैं देश के, उनके लिए कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य हमारे बताए गए हैं भाग 4 में, जिससे हमारा सामाजिक आर्थिक उत्थान होता है। और वहीं पर हमें समाजवाद की कल्पना देखने को मिलती है, जहाँ पर सरकार जो है वो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हुए सभी के लिए बराबर कार्य करती है। इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इंदिरा सरकार ने क्या किया था? 42 अमेंडमेंट करके 1976 में जो इस समाजवादी शब्द है इसको संविधान में जोड़ा था। लेकिन अगर मूल रूप से हम देखेंगे तो हमारा जो ये वर्ड है ये संविधान में मूल रूप से नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आपका संविधान की सर्वोच्चता। जो हमारा संविधान है उसको क्या सर्वोच्च माना गया, सर्वोच्च गार्जियन माना गया है। जैसे अगर हम कहें तो जो हम अगर घर में रहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे घर में अगर कोई बड़े बूढ़े होंगे, हमारे दादा दादी होंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यही हमारे क्या है, हमारे घर के सर्वोच्च सत्ता के केंद्र हैं, या कहा जाए तो प्रमुख हैं हमारे घर के। तो इसी तरीके से जो हमारा देश है, ये जो हमारा देश रूपी घर है, इसका जो सर्वोच्च प्रमुख है ये कौन है? वो संविधान है, जो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से अपने देश को चलाना है। ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता अगर हम देखें तो हमें
इन चीज़ों में, इन केसेस में देखने को मिलती है। जैसे आपका फर्स्ट है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो 1973 में आया था, जहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस केस में जो वर्डिक्ट दिया, जो सुनवाई की, उसमें ये कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, और जो संसद है वो उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। जबकि मूल रूप से कई बार ये भी कहा गया बहुत सारे केसेस में कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, आपने अगर देखा हो तो जब हमारा संविधान स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पेज पे ही आपकी एक उद्देशिका लिखी हुई है। ठीक है, प्रस्तावना लिखी हुई है, प्रेम्बल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हम भारत के लोग से वो स्टार्ट होती है। तो उसके बारे में कई जो केसेस हुए हैं उनमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वह संविधान का भाग है, और कुछ केसेस में कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, और जो संसद है हमारी वो उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही केशवानंद भारती बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये प्रस्तावना है ये क्या है, ये संविधान का भाग है। नेक्स्ट है आपका संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारी संसद है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता भी बनी रहे, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी न्यायिक सर्वोच्चता भी बनी रहे, मतलब कि वो जो वर्डिक्ट्स दे रही है, जो सुनवाई कर रही है, उसका भी सर्वोच्चता बनी रहे। इनमें आपस में कैसे सामंजस्य है, कैसे समन्वय है, कैसा ये एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, ये यहाँ पे क्या है, हमारा एक संविधान का आधारभूत तत्व है, ये भी एक विशेषता है हमारे संविधान की। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो हमारा एक केस आया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत शासन 1951, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 में हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया, और पहले ही साल मतलब 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन है वो किया गया, वो इस केस के माध्यम से किया गया था। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत शासन 1951 में किया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ हमारा जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में एक केस हुआ, इन दोनों केसेस में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि जो संसद है उसको क्या है, उसको संपूर्ण शक्ति प्राप्त है। ठीक है, संसद को संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी कि वो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इनमें एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले के टाइम पे बहुत सारे ज़मींदार वगैरह होते थे, तो ज़मींदारों ने क्या किया, अपने उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, तो सरकार ने क्या किया कि जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए उन ज़मीनों को ग्रहण करना शुरू कर दिया था। तो इन लोगों ने कहा कि आप तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचा रहे हैं, आप हमारी संपत्ति को ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें पहले जो मौलिक अधिकार हमारे 7 थे पहले, ठीक है, अब हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, तो पहले 7 थे, तो ये 7वां जो था ये था हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन इन सब केसेस को देखने के बाद कुछ टाइम बाद इसको हटा दिया गया और फिर हमारे 6 मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, तो इन दोनों मामलों में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो संसद है वही सर्वपूर्ण है, और वो पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करते हैं हम उसको कि वो संविधान में किसी भी भाग में संविधान के संशोधन कर सकती है। तो संशोधन करके संसद ने जो हमारा संविधान है उसमें पहले मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, तो एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 9, और इसमें क्या कहा गया कि जितने भी भूमियाँ हैं पहले की जो ज़मींदारों के पास हैं उनका अधिग्रहण किया जाएगा, और किसी भी प्रकार की भूमि से जुड़ी हुई कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये किस लिए हो रहा है, नागरिकों के उत्थान के लिए हो रहा है ये कार्य। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें गोलकनाथ केस की, ठीक है, 1967 में हुआ ये, और हमारा केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। इनमें कहा गया कि जो हमारा संविधान है, इस जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग तो है, लेकिन संसद को पूर्ण शक्ति नहीं है। ठीक है, कई बार जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस टाइम पे चेंज होते रहते हैं, और उनकी सुनवाई मतलब उनके फैसले भी अलग अलग हो जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला बदला और कहा कि जो संविधान का भाग है प्रस्तावना भी, लेकिन संसद क्या है उस पर मतलब बदलाव नहीं कर सकती। एक तरीके से कहा जाए तो उसमें कुछ ऐड तो कर सकती है, ठीक है, कुछ ऐड तो कर सकती है, लेकिन कुछ
चीज़ों को अबॉलिश नहीं कर सकती, मतलब ख़त्म नहीं कर सकती, कुछ भी चीज़ को हटा नहीं सकती, कुछ भी चीज़ को घटा नहीं सकती संविधान में से, खास तौर पर मूल ढांचे में से। ठीक है, कि जिस टाइम हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस टाइम जितनी भी चीज़ें संविधान में थी वो एज इट इज़ बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल रूप से जितनी भी चीज़ें हमारे संविधान में थी वो एज इट इज़ रहेंगी, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी। आप उसमें से, संसद को कहा कि आप उसमें से कुछ भी नहीं हटा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ बढ़ाना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 3 शब्द जोड़े गए हमारी प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस आए उनके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन पर वर्डिक्ट्स दिए गए, और अलग अलग प्रकार के जो नियम कानून हैं उनको जोड़ा गया। ठीक है, हमारे संविधान में। तो इन सब केसेस में न्यायालय ने संसद एवं न्यायालय के मध्य संतुलन की बात कही, और संसद को संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करने के लिए कहा। ठीक है, संसद से कहा गया कि जो आपको संशोधन करने की शक्ति है वो तो प्राप्त है, लेकिन मूल संरचना में कोई भी संशोधन नहीं करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ये भी क्या है, हमारे आधारभूत संरचना में आते हैं, क्योंकि मूल रूप से जुड़े हुए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं हमारे, और ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों के संबंध में कहा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिगत कल्याण के लिए हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो समुदाय के कल्याण, समाज के कल्याण के लिए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, और जो क्या है, राज्य के लिए, मतलब देश के लिए दिशा निर्देश हैं, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए शासन के लिए मौलिक। नेक्स्ट है आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार अलग हैं, नीति निर्देशक तत्व अलग हैं, और ये आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये अलग हैं। नागरिकों को कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, पशुओं को क्षति ना पहुंचाना, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, पर्यावरण के कल्याण के लिए कार्य करना, जल को प्रदूषित नहीं करना, वायु को प्रदूषित नहीं करना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए ज़रूरी हैं। तो नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व जो उन्हें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, और इस संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, 51A में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक है, महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त करने का स्वप्न देखा। हमने लास्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 1 था, वहाँ पे हमने गांधीवादी विचारधारा जब पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो गांधी जी हैं वो विकेंद्रीकरण की बात करते थे। वह कहते थे कि जो सत्ता है वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकृत सत्ता कैसी हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, तो सत्ता को निरंकुश नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उसको समाजवादी होना चाहिए। ठीक है, जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, जो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो गांव हैं वो तभी सशक्त होंगे, तभी हम मजबूत होंगे जब स्थानीय स्वशासन होगा, मतलब सबसे निचले स्तर तक शासन पहुंचेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, ठीक है, स्थानीय शासन की बात की गई। ये किसके अंतर्गत आता है आपके, ये आते हैं आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो नीति निर्देशक तत्वों में हमें गांधी जी के जो विचार हैं उनको भी देखने की झलक, मतलब वहाँ पे मिलती है हमें। तो 1992 के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार की और ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर सरकार का गठन किया गया। तो जो हमारा 1992 में 1992 में 73वां और 74वां संशोधन किया गया, उसके अंतर्गत जो हमारी गांव या नगर निगम आप कह लें या पंचायत कह लें, इसका त्रिस्तरीय विभाजन किया गया और सरकार को एकदम निचले स्तर तक पहुंचाया गया, जिससे कि जो आम से आम आदमी है वह भी क्या कर सके, मतलब सरकार तक अपनी पहुंच रख सके। तो ये जो आपका त्रिस्तरीय विभाजन किया गया, इसके अंतर्गत गांव में 3 स्तर बनाए गए शासन के। ठीक है, जैसे आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका ब्लॉक समिति बनाई गई, फिर उसके नीचे जिला पंचायत बनाया गया। ठीक है, तो ये आपके त्रिस्तरीय विभाजन किया गया गांव में।
अगर हम शहर के स्तर पे देखें तो नगर पालिकाएँ बनाई गई, ठीक है, नगर पालिकाएँ बनाई गई। उसके अंतर्गत आपके जो जिला परिषद आते हैं, ठीक है, जिला परिषद या नगर निगम आप कह लीजिए, ये बनाए गए। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय विभाजन किया गया सरकार का और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि जो हमारे ग्राम हैं, जो छोटे कस्बे हैं, वो मजबूत हों। और यहीं पे हमारी 11वीं और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जहां हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़ के पहले संविधान संशोधन में ही 9 हो गई, जहां पर भूमि अधिग्रहण के मामले रखे गए। एक आपका दल बदल कानून आया। क्या होता था कि जो पार्टियां होती थी वो नेता को खड़ा करती थी और चुनाव लड़ते थे, वो जीत जाते थे और वापस क्या करते थे, पार्टी चेंज कर लेते थे। तो उसको लेके एक नियम बनाया गया था, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल कानून को लेके। फिर आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई ग्राम पंचायतों को लेके और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी नगर पालिकाओं को लेके। इस तरीके से जो हमारा संविधान है वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं उसमें। अब हमने अच्छाई तो बहुत देख ली, पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत देख लिए, लेकिन वही है कि जो भी चीज़ है, चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ है मानो, तो किसी चीज़ के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे ही, ठीक है। अगर किसी चीज़ की अच्छाई है तो बुराई भी होगी, ठीक है। तो अब हम अपने संविधान के लिए कुछ आलोचक हैं, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने कुछ आलोचना की है, उसको भी देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का आकार बहुत विस्तृत है। तो लोगों जो कुछ आलोचक हैं उनका कहना है कि जो आकार है संविधान का बहुत बड़ा है और संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, किंतु संशोधनों के द्वारा कई मूल अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया, जिससे अनुच्छेदों की संख्या 440 से ऊपर चली गई है। 70 सालों में भारतीय संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो आलोचकों का कहना है, क्या हमारे संविधान में इतनी ज़्यादा कमियां थी कि वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं संविधान पे, हमारे संविधान सभा के सदस्यों पे, कि हमारे संविधान में इतनी ज़्यादा कमियां थी कि 70 सालों में 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो गए, हमें इतनी ज़्यादा परिस्थिति, इतनी ज़्यादा समाज बदल गया, ठीक है। तो आलोचकों का कहना एक ये भी है, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो समाज है, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार से बदली हैं और जो हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है। हमारा जो देश है वो एक ऐसा है जैसे थाली में 56 भोग, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, देश विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, समुदाय, भाषा, लिपि, हर प्रकार से हम लोग विविध हैं, लेकिन फिर भी हम एक देश में, एक इस देश की डोर से बंधे हुए हैं और इस डोर को किसने थामा हुआ है, संविधान ने थामा हुआ है। तो ये एक आलोचना ना होकर मैं तो कहूँगी कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा देश इतनी सारी विविधताओं से भरा होने के बावजूद भी लोकतंत्र इतने टाइम तक हमारे देश में इतने सफल रूप से कायम है, जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जनसंख्या के मामले में बहुत छोटे हैं, उनके पास विस्तृत भूमि भी है, लोगों की जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे एक ही भाषा, एक ही लिपि, एक ही लिंग के लोग वहाँ पे हैं, ठीक है, एक ही जाति के हैं, लेकिन फिर भी उनमें नहीं बनती और वहाँ पर जो संविधान है वो असफल हो जाते हैं। अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसका ही आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे संविधान है ही नहीं, वहाँ पे कोई लोकतंत्र है नहीं, वो सिर्फ नाम मात्र का लोकतंत्र है वहाँ पे कहने को, लेकिन वहाँ पे किसकी चलती है, सेना की चलती है, ठीक है, सैन्य शासन वहाँ पे लगा रहता है हर टाइम। तो आलोचकों द्वारा इसे उधार का संविधान भी कहा गया, ठीक है। तो कुछ आलोचकों ने क्या कहा कि जो हमारा संविधान है वो कैसा है, वो उधार का संविधान है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में नया या मौलिक कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें कुछ नया थोड़ी करा गया है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों के जो संविधान थे, इनको उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों ने पढ़ा और वहाँ से जो जो चीज़ें उन्हें सही लगी वो उन्होंने उठा के हमारे एक बुक में रख दिया, ठीक है, कार्बन कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दिया और लो जी बन गया संविधान। ऐसा कई सारे आलोचकों द्वारा कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर कोई नियम कानून होगा उन संविधानों में तो उन्होंने अपने देश के अकॉर्डिंग बनाया हुआ, लेकिन हमने वहाँ पे सिर्फ विचार ही तो लिए उनके, हमने उसको ढाला तो अपने स्वरूप में ना, अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उन नियमों, कायदे, कानूनों को ढाला और बनाया। तो आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि भारत के संविधान को अत्यंत विविधतापूर्ण और जटिल बताया है आलोचकों ने, और कहा है कि जो संविधान है वो इतना जटिल है, वो इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है कि जो नागरिक हैं, आम नागरिक है, वो उसको समझ ही नहीं पाता है।
कई आलोचकों द्वारा संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे संविधान सभा थी उसमें अधिकतर सदस्य कैसे थे? वकील थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों की एक संस्था हुई, वो आपस में मिले और उन्होंने मिलकर क्या कर दिया, एक ऐसी पुस्तक बना दी जो देश को चलाएगी। लेकिन उनमें तो उन्हीं के स्वार्थ सिद्धि की चीज़ें लिखी होंगी उन्होंने, जिन्होंने बनाया, ऐसा भी कहा जाता है आलोचकों द्वारा। और आलोचकों का कहना ये भी है कि संविधान निर्माता ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 ब्रिटिशों के टाइम पे एक अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें बहुत सारे सुधार करके हमारे देश के अकॉर्डिंग बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए गए थे। तो एक बात तो ये भी कही जाती है कि हमें इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी और कुछ अच्छा ही देखा होगा हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें। तो जो जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगी और हमारे देश के अकॉर्डिंग लगी, वो उन्होंने उसमें से ले ली। तो कई तो आलोचक ये भी कहते हैं कि 1935 में जो चीज़ें लिखी थी एज इट इज़ उन्होंने उठाई और संविधान में डाल दी और एक कार्बन कॉपी जो है वो तैयार कर दी हमारे देश के लिए। ठीक है, तो ये सारी आलोचनाएं हैं कुछ हमारे संविधान को लेके। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ठीक है, बहुत अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके पास भी पॉलिटिकल साइंस है उनको ये शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक ही हैं। अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए पूरा ज़ोर शोर से और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे कि कब कब वीडियो आ रही है, और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।